हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास 6 की बुक का 6वां चैप्टर है सजीव विशेषताएं एवं आवास। इसमें अनुकूलन के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से जानवर यानी जीव अपने आप को अनुकूलित करते हैं किसी विशेष जगह में रहने के लिए। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे अलग प्रकार के होते हैं, तो ये सब इस लेसन में जानेंगे। अच्छा लेसन है, 1-2 प्रश्न इससे बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि वो सभी लेसन इम्पॉर्टेंट हैं और हर लेसन से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसी ही एक यात्रा वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया, जहां बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे, जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहां कैजुराइना के वृक्षों की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव यानी सजीव वस्तुएं थीं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहां कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहां किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हों। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी यानी मुहाने पर सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। यानी पृथ्वी पर ऐसा स्थान ढूंढना असंभव है जहां पर कोई सजीव न पाया जाता हो। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, सजीव एवं उनका प्रवेश। अब सजीव के बारे में बताया जा रहा है और उनके प्रवेश के बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहां किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां थीं जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का प्रवेश कैसा था, क्या उनका प्रवेश भी एक समान था। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब बूझो और पहेली राजस्थान गई तो वहां पर उन्होंने ऊंट देखे, लेकिन पर्वत पर बकरी और याक थे। अब पर्वतीय स्थानों पर अधिक ठंड होती है और बकरी और याक के शरीर पर बाल होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। इसी प्रकार से जो पुरी का समुद्र तट है उस पर केकड़े और मछलियां थीं, और इसके अलावा चींटियों जैसे जो जीव थे ये सभी स्थानों पर थे। और जो पौधे थे वो भी भिन्न प्रकार के थे, यानी पौधों की जो प्रजातियां थी वह भी भिन्न भिन्न थी। आगे क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है।
तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ना आवश्यक है। लिखा है, आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को सारणी के कॉलम में लिखिए। दूसरे क्षेत्र में पाई जाने वाली वस्तुओं, जंतुओं एवं पौधों के नाम भी सारणी में लिख लिए। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी को भर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बताया गया है, ये किताब जो है बच्चों के लिए ही है, तो ये जो सारणी है उन्हीं बच्चों को भरनी है, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखिए। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुओं व जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं वे शायद जीवित जंतु या पौधे ना हो। संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हों। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय 3 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हुए होते हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे, सारणी में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में और चर्चा करेंगे। यानी एक सारणी दी गई है, उसे भरना है कि किस स्थान पर किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ये है वो सारणी। तो इसमें बताया गया है कि समुद्र में किस प्रकार के पौधे, जंतु पाए जाते हैं, मरुस्थल में, पर्वतीय क्षेत्र में, ये सब बताना है। आगे लिखा है, आवास एवं अनुकूलन, यही महत्वपूर्ण है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधों एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए कि आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं। इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणी जल यानी खारे पानी में रहते हैं। ये आपको पता ही है कि समुद्र का जल जो होता है वह खारा होता है, उसमें लवण की मात्रा होती है। तो जो पौधे और जंतु समुद्र में पाए जाते हैं वह खारे जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु यानी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। अब मरुस्थल जो है रेत होती है, वहां पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, बारिश भी वहां पर नहीं होती, तो वहां दिन में बहुत गर्मी होती है लेकिन रातें जो है ठंडी हो जाती हैं। तो मरुस्थल में जो पौधे और जंतु पाए जाते हैं भूमि पर ही रहते हैं और श्वसन के लिए आसपास की जो वायु होती है उसी का उपयोग करते हैं। यहाँ इस चित्र में आप लोग ऊंट को देख सकते हैं। ये जो कटीली झाड़ियां रेगिस्तान में होती हैं उन्हीं को खाते हैं। आगे लिखा है, समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के प्रवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के प्रवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊंट तथा मछली का परीक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। अब ऊंट की जो शारीरिक संरचना है वह उसे मरुस्थल में रहने के योग्य बनाती है। कैसे? ऊंट के पैर जो होते हैं लंबे होते हैं ताकि जो रेत की गर्मी है उसके शरीर तक ना पहुंचे। यहाँ लिखा भी है, ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना नहीं आता
क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। अब ये ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पानी की मात्रा कम होती है, तो ये मूत्रोत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं। मल इनका कैसा होता है? शुष्क यानी सूखा होता है। उन्हें पसीना भी नहीं निकलता, क्योंकि यदि पसीना निकलेगा तो शरीर में जल की कमी हो जाएगी, तो इसलिए उन्हें पसीना भी नहीं निकलता है। आगे लिखा है, इसलिए वे जल के बिना भी अनेक दिनों तक रह सकते हैं। तो ऊंट जो है अनेक दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि उसका शरीर जो है उसी प्रकार से बना है, अनुकूलित है रेगिस्तान में रहने के लिए। आगे लिखा है, यहाँ आप चित्र में विभिन्न प्रकार की मछलियां देख सकते हैं। अब मछलियों के बारे में लिखा है कि कैसे मछली समुद्र में रह सकती हैं। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र में दर्शाया गया है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 5 में कर चुके हैं। तो अध्याय 5 में पढ़ा था कि कैसे मछलियां जल में तैरती हैं, कैसे दिशा निर्धारण करती हैं। तो इनका शरीर जो है धारा रेखीय होता है। आगे लिखा है, उनकी यह आकृति जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते ही है, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक है। हमने अध्याय 5 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल होते हैं यानी क्लोम, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं, तथा ऊंट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती हैं। तो मछली का जो शरीर है वह सहायता करता है उसे जल में रहने के लिए, और ऊंट का शरीर सहायता करता है, यानी उसकी जो संरचनाएं हैं उसे मरुस्थल में रहने के लिए सहायता करती हैं। तो इसीलिए ये अलग अलग स्थान के जीव हैं और उनका शरीर उसी प्रकार से अनुकूलित है। आगे लिखा है, हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि अनुकूलन क्या है। प्रश्न सीधा अनुकूलन से नहीं पूछा जाएगा कि आपसे अनुकूलन की परिभाषा पूछ ली जाए, ऐसा नहीं पूछा जाता। लेकिन अनुकूलन आपको याद रखना है। किसी और भी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आपको याद रहेगा, यदि आप इस परिभाषा को आसानी से समझ जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? सजीवों की किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। यानी कि जंतुओं या पौधों की कुछ ऐसी विशेषताएं जो उन्हें किसी विशेष क्षेत्र में रहने के योग्य बना रही हैं, यही अनुकूलन है। आगे लिखा है, विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। जैसे हम लोगों का आवास हमारा घर है, इसी प्रकार से जो सजीव हैं, कोई जंगल में रहता है, कोई पेड़ों पर रहता है, कोई गुफा में रहता है, कोई बिल बनाकर रहता है, तो ये सब क्या है? ये उनके आवास हैं। आगे लिखा है, अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान, यानी एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। आगे लिखा है, स्थल यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। यानी जिन जंतुओं
और पौधों का आवास स्थल यानी जमीन है, तो इनके आवास को क्या कहते हैं? स्थलीय आवास। और इनके कुछ उदाहरण भी लिखे हैं, जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र, ये सब क्या है? स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। आगे लिखा है जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र जहां पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। यहीं से प्रश्न बनता है, किसी आवास में जो सजीव होते हैं यानी पौधे, जीव जंतु, ये सभी क्या हैं? जैव घटक हैं। और जो निर्जीव वस्तुएं हैं, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, ये सभी क्या हैं? अजैव घटक। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि सूर्य का प्रकाश कैसा घटक है, अजैव या जैव, तो आपको याद रखना है सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा भी अजैव घटक हैं। आगे लिखा है हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है कि कैसे बीजों से नया पौधा उगता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा चने या मूंग यदि आप भिगो दें और भिगोने के बाद कपड़े में लपेट कर रख दें तो उनमें अंकुर निकल आते हैं, यानी कि वह अंकुरित हो जाते हैं और इन्हीं अंकुर से एक नया पौधा बन जाता है। तो यही इसमें बताया जा रहा है। लिखा है मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए, कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उनमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में और दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसा कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती है। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, या उसके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते? क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं? वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जो बीज आप रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, जो अंधेरे में रख देंगे, तो उनमें कोई भी अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि पौधों के लिए वायु, जल, प्रकाश और ऊष्मा सभी आवश्यक होता है और पौधों के अलावा सजीवों के लिए भी ये आवश्यक है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे लिखा है हम देखते हैं सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यहाँ अनुकूलन काम आता है। तभी तो बहुत ठंडे इलाके में भी जीव रह सकते हैं, बहुत गर्म इलाके में भी रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वह अनुकूलन काम करता है। आगे लिखा है अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों, इनके अजैव घटकों एवं
उनमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। अब विभिन्न आवासों के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले स्थलीय आवास के बारे में, फिर जलीय आवास के बारे में, तो ये सब यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। विभिन्न आवासों की यात्रा। सबसे पहले है कुछ स्थलीय आवास, और स्थलीय आवास में सबसे पहले है मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान। तो लिखा है मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट के भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। तो जो मरुस्थल होता है वहां पर चूहे भी पाए जाते हैं, सांप भी पाए जाते हैं, लेकिन ऊंट के जैसा उनका शरीर तो नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, दिन के समय बिल में रहते हैं। जमीन के नीचे ये बिल बना लेते हैं गहराई में और वहीं पर रहते हैं, और रात्रि में जब तापमान में कमी आती है तब ये बाहर निकलते हैं। आगे लिखा है मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र में दर्शाया गया है। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं। तो ये पौधे आप देख सकते हैं, नागफनी, कैक्टस, ये इस प्रकार के कटीले पौधे यहाँ पर उगते हैं क्योंकि इन्हें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इनकी पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों यानी शूल का रूप ले लेती हैं। यही मैंने अभी आपको बताया कि कुछ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वह कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। आगे लिखा है इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है और यही आपको याद रखना है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है, तो तने में होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या कांटों के रूप में होती हैं। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो इनकी जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी में गहराई तक जाती हैं जल अवशोषण के लिए। तो मरुस्थलीय पौधों के बारे में आपको इतना याद रखना है। तो स्थलीय आवास में मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया। अब पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी स्थल का ही आवास है। तो लिखा है ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं क्योंकि पर्वत जो है ऊंचाई पर ऊंचे होते हैं और ऊंचाई पर सर्दी अधिक होती है। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र है ये ठंडे हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जब सर्दी का मौसम होता है तो वहां पर बर्फबारी यानी बर्फ गिरने लगती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आपने चित्र में दर्शाए गए वृक्ष देखे हैं? तो इस तरीके के वृक्ष यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में गए होंगे तो आपने वहां पर इस तरीके के वृक्ष जरूर देखे होंगे। आगे लिखा है यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? तो आप जिस स्थान पर रह रहे हैं यानी वो पर्वतीय क्षेत्र नहीं है तो वहां पर ऐसे वृक्ष नहीं पाए जाते। ये वृक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। आगे लिखा है ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं। ये वृक्ष
सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। यानी जब बारिश होती है और बर्फ गिरती है तो क्या होता है, इनकी जो शाखाएं हैं तिरछी हैं और जो पत्तियां हैं सुई के आकार की होती हैं, तो वर्षा का जल और बर्फ आसानी से नीचे की तरफ गिर जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पहाड़ी तेंदुआ है और इसके शरीर पर क्या होते हैं, फर होते हैं, जो बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप अलग तरीके के जीव जंतु देखेंगे। यहाँ पहले चित्र में तेंदुआ था, दूसरे में ये याक दिखाया जा रहा है और ये इस चित्र में बकरी दिखाई जा रही है। ये पहाड़ी बकरी है। अब लिखा है घास स्थल। तो घास स्थल में कैसे जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा है शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले यानी हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए, यहाँ पर इस चित्र में दिखाए गए हैं। इसमें दिखाया गया है शेर और नीचे वाले चित्र में दिखाया गया है हिरण। आगे क्या लिखा है, इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व यानी साइड में? शेर के अगले पैर के नखर यानी नाखून लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला यानी हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। क्योंकि इसका रंग ही ऐसा है, ये बैठा भी होता है तो भी अन्य जंतुओं को ये स्पष्ट नहीं दिखता क्योंकि इसका रंग सूखी घास के समान लगता है। आगे लिखा है, और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। अब इसके चेहरे को देखिए और हिरन के चेहरे को देखिए। इसकी आंखें जो हैं सामने की तरफ है, किसकी? शेर की। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं और इसकी पार्श्व में है यानी साइड में है। तो इसकी जो आंखें हैं इसे दूर तक देखने में सहायता करती हैं। आगे क्या लिखा है, एक दूसरा जंतु हिरन है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरन को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर
स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायता करती है। शेर, हिरन तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। तो घास स्थल के बारे में पढ़ लिया और दो उदाहरण इसमें बताए गए थे, एक शेर का और दूसरा हिरन का। अब लिखा है कुछ जलीय आवास। ये तो स्थलीय आवास थे, अब कुछ जलीय आवासों के बारे में बताया जा रहा है। और जलीय आवास में पहला है समुद्र। लिखा है समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखी होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता, यानी ये जो जंतु हैं इनका शरीर मछली की तरीके से नहीं होता है और ये समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और इनकी तरफ जो शिकार आता है यानी छोटी मछलियाँ और छोटे जीव जंतु, इन्हें ये पकड़ते हैं। लेकिन जब वे जल में चलते हैं तो क्या करते हैं, अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल यानी क्लोम होते हैं। आगे लिखा है डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल जो हैं ये ऐसे जंतु हैं जिनमें गिल नहीं होते और इनके सिर पर क्या होते हैं, नासा द्वार, और इन्हीं को कहते हैं वात छिद्र, और इन्हीं से ये श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं और समय समय पर ये समुद्र के बाहर आते हैं और क्या करते हैं, श्वसन छिद्रों से जल को बाहर निकालते हैं और वायु को अंदर भर लेते हैं। अब तालाब एवं झील के बारे में लिखा हुआ है। इनमें जो जीव जंतु लिखे हैं उनके बारे में तो लिखा है, क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, जड़ें, तने किस प्रकार व्यवस्थित हैं? इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना है। अब स्थलीय पौधों में तो जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं, खनिज का अवशोषण करती हैं और पौधे के अन्य भागों तक भेजती हैं। लेकिन जो पौधे जल में होते हैं उनमें जो जड़ें हैं वह बहुत छोटी होती हैं। इनका कार्य है पौधे को तलहटी में जमाए रखना। आगे लिखा है, इन पौधों का तना लंबा होता है, लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन यानी तैरते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सकरी एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होती। तो आप लोग इस चित्र को देखिए, इसमें दिखाए गए हैं कुछ जलीय पौधे। यहाँ आप देख सकते हैं ये तैर रहे हैं। इनकी ये जो पत्तियां हैं ये विभाजित हैं, यानी कई भागों में बटी हुई हैं ताकि पानी इनसे आसानी से निकल सके। ये जो पौधा है इसकी जड़ें
जमीन में गहराई तक गई हुई हैं और ये जड़ें जो हैं पौधे को जमाए रखती हैं। ये जो पौधा है ये पूर्ण रूप से जल में ही है, इसका कोई भी भाग जल से बाहर नहीं है। आगे लिखा है मेढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद यानी पीछे के पैर लंबे एवं मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके पश्चपाद में जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। यानी मेढक जो है जल में तैर भी सकता है और स्थल पर भी रहता है, तो इसका शरीर इसी प्रकार से अनुकूलित है। आगे लिखा है हमने केवल कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। तो यहाँ पर कुछ ही उदाहरण बताए गए हैं कि किस प्रकार से स्थल पर रहते हैं पौधे और जंतु, समुद्र में रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। तो कुछ ही उदाहरण लिए जा सकते हैं, जबकि इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। अब लिखा है हमारे आसपास के जीव। तो अपने आसपास जो जीव पाए जाते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। लिखा है हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाई जाने वाली वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव हैं? तो इनमें से बताना है कौन से सजीव हैं। अब चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, ऊष्मा ये सभी क्या हैं? ये निर्जीव हैं। बाकी जो पौधे और जंतु हैं ये सभी क्या हैं? सजीव हैं। आगे लिखा है अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरणतः हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं कैसी हैं? निर्जीव हैं, यानी कि सजीव नहीं है। पहेली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी। तो यहाँ पर एक ये छंद लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय लेना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हों। तो क्या इसका अर्थ यह है कि बादल सजीव है? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से तो सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसे उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, उनमें वृद्धि होती है। तो यही कुछ और विशेषताएं हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग करती हैं। तो आगे लिखा है आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए। अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधों में भी पाए जाते हैं। अब कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं। सबसे पहले लिखा है क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो अध्याय 1 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए, विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। तो जितने भी सजीव हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे भी भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा जो जीव जंतु हैं वो भी भोजन करते हैं, लेकिन सभी के भोजन
अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन भोजन की आवश्यकता सभी सजीवों को होती है। आगे लिखा है, हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये पौधे और अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए सजीवों के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। अब लिखा है, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते। क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा मुर्गी का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं, तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है, जबकि जो निर्जीव होते हैं ये वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते। यहाँ इन चित्रों में दिखाया गया है कि एक जो बच्चा होता है, शिशु, वह वृद्धि करके एक वयस्क मनुष्य बन जाता है। तो सभी सजीवों में वृद्धि होती है, ये आपको याद रखना है। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? यानी क्या सभी सजीव श्वास लेते हैं? तो यही बताया जा रहा है, क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर चली जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा श्वास लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं, जिनकी सहायता से वे जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करती हैं। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। अब पौधे सजीव हैं और सभी सजीव श्वसन करते हैं, तो पौधे भी श्वसन करते हैं और इनकी श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान इनकी पत्तियों द्वारा होता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है, पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा
पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निष्कासित की जाती है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है और यही ऑक्सीजन हम लोग श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पौधों को लगाया जाए, क्योंकि पौधे जो होते हैं वह वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। अब लिखा है क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाते। आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? यदि आप चिड़िया की ओर कदम बढ़ाएंगे तो वह उड़ जाती है। यदि आपका पैर किसी नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आपका पैर तुरंत ही पीछे आ जाता है, वापस आ जाता है। इसके अलावा आगे क्या लिखा है? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? आगे लिखा है क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती हैं। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। तो छुई मुई का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप उसे उंगली से टच करेंगे तो वह सिकुड़ जाता है, यानी कि मुरझा जाता है। इसी प्रकार कुछ जो पौधे होते हैं इनके फूल रात्रि के समय ही खिलते हैं और कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के उदाहरण हैं। आगे लिखा हुआ है सजीवों में उत्सर्जन। लिखा है सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि जो भाग शरीर से अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, तो इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन का जो प्रक्रम है वह कहलाता है उत्सर्जन। आगे लिखा है क्या पौधे भी उत्सर्जन करते हैं? तो बिल्कुल पौधों में भी उत्सर्जन होता है। आगे लिखा है परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का दूसरा सामान्य लक्षण है। तो उत्सर्जन सभी सजीवों में होता है, लेकिन पौधों में इनका ढंग अलग है और जंतुओं में इनका ढंग अलग है। अब लिखा है क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो इसके बारे में बताया जा रहा है प्रजनन यानी अपने समान संतान उत्पन्न करना। क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ यानी घोंसले देखे हैं?
वे नीड में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं और उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये अंडे हैं और ये बच्चे देख रहे हैं आप लोग। आगे लिखा है, जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु, यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये सभी जंतु बच्चे पैदा करते हैं, यानी बच्चों को जन्म देते हैं। आगे लिखा है पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू के कलका वाले भाग से नया पौधा बनता है। यानी आलू की जब फसल की जाती है तो आलू को ही बोया जाता है और उनसे पौधे निकलते हैं और फिर आलू प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से गुलाब के पौधे की कोई शाखा काट कर यदि आप जमीन में लगा देते हैं तो उससे नया पौधा बन जाता है। यानी इन पौधों को उगाने के लिए बीजों की आवश्यकता नहीं होती। आगे लिखा है, सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न प्रकार की होती हैं। तो इसके बारे में आगे बताया गया है अगली कक्षा में। अब लिखा है, क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, अध्याय 5 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधों के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जबकि वे प्रजनन क्योंकि इनका मुख्य लक्षण जो है वह मृत्यु है। तो यदि ये अपने समान संतान उत्पन्न नहीं करेंगे तो इनकी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। आगे लिखा है, एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। आगे लिखा है, हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु भी होती है। क्या हम कुछ ऐसी निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा, क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? तो ये गति तो करते हैं लेकिन अन्य सभी लक्षण इनमें नहीं पाए जाते, तो इसीलिए ये सजीव नहीं है। आगे लिखा है, सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण
जिनकी चर्चा हमने की हमेशा निश्चित रूप में दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में भी सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरणतः मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों तक रखा रहता है तथा इनमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी नहीं दिखाई देते। परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? तो जब दुकान में रखा था तब उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसमें न वृद्धि हुई, न उत्सर्जन, न प्रजनन। आगे लिखा है, हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई देते हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके। तो इस लेसन में यही बताया गया है। सजीवों के लक्षण बताई गई, निर्जीवों के बारे में बताया गया, अनुकूलन के बारे में बताया गया। तो इससे आपको एक प्रश्न अवश्य ही मिलता है। आपको कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहाँ जो लिखा हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये बताया गया है कि फिर जीवन क्या है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो भी महत्वपूर्ण है वो सभी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक मैंने जितने भी लेसन पढ़ाए हैं, आपको किसी भी लेसन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।